नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 होगा और लास्ट में आपको डेली के डेली दिया जा रहा है एक सिंपल जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आंसर आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पर पोस्ट करें ताकि आपके आंसर की पूरी तरीके से रिव्यू की जाए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रश्न है हमारा। नए लोग हैं तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप करें, पीडीएफ के रिगार्डिंग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आज का जो प्रश्न है ऑलरेडी यहाँ पे कल मैंने वीडियो के लास्ट में डाला हुआ था, वही प्रश्न है। आसान सा प्रश्न है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, टिप्पणी कीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब दो इतना बड़ा जो व्यक्तित्व आ रहा है, खासकर हम लोग गांधी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो देखिए दोनों का जो लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाए तो भारत को यहाँ पूरी तरीके से आज़ाद कराना ही था और सामाजिक एकीकरण दोनों का यहाँ पे लक्ष्य था। लेकिन यहाँ पे होता है ना कि भले हमारे ठीक है लक्ष्य यहाँ पे मतलब समान है लेकिन रास्ते बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं। तो कुछ इसी टाइप के यहाँ पे दो लोग हैं, गांधी और सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो रास्ता यहाँ पे अलग अलग है, यही तो कह रहा है कि अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। अगर एक यहाँ पूरी तरीके से उदारवादी विचारधारा वाला व्यक्तित्व है, खासकर हम लोग गांधी की बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस को उसी तरीके से यहाँ पे उग्र विचारधाराओं वाले माने हिंसक गतिविधियों से भारत को आज़ाद कराने वाले विचारधाराओं की कैटेगरी में पूरी तरीके से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको यही तो समझना है, आगे चल के साधन वर्सेस साध्य भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान भाषा में इसको आप थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करके आप लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ समानता के पक्ष को दिखा सकते हैं, कुछ असमानता के पक्ष को यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर गांधी के विचारधाराओं से आप पूरी तरीके से अवगत हैं तो पूरा का पूरा क्या करना है कि गांधी की विचारधाराओं को ही यहाँ पे मेंशन करते चलना है, क्योंकि गांधी के विचारधारा के बिल्कुल ही उलट सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे विचारधारा नज़र आएगी। यही तो कारण है ना, दोनों ने ठाना ही था कि भाई आज़ाद हम कराएंगे, भारत को आज़ाद हम कराएंगे, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे हैं। तो गांधी जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे जाने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज़ादी के संदर्भ में बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भारत के एकीकरण की यहाँ पे बात आ रही है तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे बिंदु हैं, खासकर सामाजिक गतिविधियों को लेके, जहाँ के दोनों की विचारधाराओं में बिल्कुल ही आपको समानता भी नज़र आएगी। आशा करता हूँ आपको अच्छा खासा एक फ्रेम तैयार हो गया होगा जिससे कि आप अच्छा से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाने की कोशिश करते हैं। इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट देना है। भूमिका के तौर पे देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में मेंशन करते हुए यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे, क्योंकि यहीं से अगर दोनों को आप अलग कर देंगे तो समस्या यहाँ पे होने लगेगी, आंसर में एक भटकाव की स्थिति आएगी। तो यहाँ पे जो एक दूसरे के प्रति जो गहरा सम्मान रखते थे, खासकर गांधी जी के द्वारा अलग अलग मंचों में सुभाष चंद्र बोस की ठीक है एक तरीके से बढ़ाई भी की जाती थी, थोड़ा कटाक्ष भी किया जाता था, चूँकि ये उग्रवादी विचारधाराओं से लैस थे। लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को भी समझना होगा यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस ने भी, चूँकि उम्र में तो गांधी से छोटे ही थे, तो पूरी तरीके से गांधी के भी रिस्पेक्ट ही करते थे। थोड़ा बहुत विचारों में अंतर था, तो यहाँ पे गहरा सम्मान रखते थे। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, अच्छा एक ठीक है शुरुआत माना जा सकता है। दूसरा होगा गांधी और बोस के वैचारिक जो मतभेद होगा। अब यहाँ पे वैचारिक जो हम लोग मतभेद की क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मतभेद ही नहीं दिखाना है आपको, ठीक है, जो भी विचारों में समानता है या फिर जो भी असमानता है उसको आपको भली भांति मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है। पूरा का पूरा यही है बॉडी पार्ट आपका। और थर्ड है यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे निष्कर्ष। बिल्कुल आप फ्री है यहाँ पे, जिन चीज़ों को ऊपर आप समझे हैं लिखे हैं उसको आप नीचे निष्कर्ष के तौर पे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके मेंशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको फ्रेमिंग अगर समझ में आ गया होगा तो एक अच्छा आंसर राइटिंग आप भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भूमिका की, ठीक है। तो भूमिका में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात किया जाए, वर्ष 1942 में गांधी जी ने बोस को देशभक्तों के बीच यहाँ पे राजकुमार कहा,
लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 1942 के पहले अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे 1938 का जो आपको याद होगा हरिपुरा अधिवेशन, जिसको त्रिपुरी संकट के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कि गांधीवादी नेता कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए पट्टाभी सीतारामैया भी खड़े हुए थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसमें यहाँ पे जीत गए और जीतने के बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ यहाँ पे उनकी जो स्पीच वायरल हुई थी, खासकर पार्टी को लेके, कांग्रेस को लेके, गांधी को लेके, जिसकी वजह से गांधी काफ़ी नाराज थे। और अंततः यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को जब समझ में आ गया तो पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस वहीं से सेपरेट हो गए, कांग्रेस को छोड़ के यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे चूँकि अब तो पूरी तरीके से कांग्रेस कह सकते हैं, फिर गांधी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, माने गांधी आगे आगे कांग्रेस पीछे पीछे, ठीक है। तो यहाँ 1942 के दौर में यहाँ पे गांधी जी ने देखिए देशभक्तों के बीच राजकुमार कहा। गांधी जी ने कहा कि नेताजी की देशभक्ति किसी से पीछे नहीं है, उनकी वीरता उनके सभी कार्यों से चमकती है। यहाँ पे बड़ाई कर रहे हैं। उसने लक्ष्य रखा लेकिन वो असफल रहा, लेकिन कौन असफल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत बढ़ाई हो रही है और थोड़ी बहुत यहाँ पे खिंचाई भी हो रही है गांधी जी के द्वारा। एक अन्य अवसर पर देखिए गांधी जी ने कहा कि नेताजी भारत की सेवा के लिए आने वाले समय के लिए यहाँ पे अमर रहेंगे। और ये बात सही भी है यहाँ पे, भले वो चाहे वो ध्रुवीय राष्ट्रों की मदद से ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे आज भी देखिए उनका नाम उतना ही, ठीक है, आदरणीय है, आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। अब यहाँ पे बोस का तो बहुत अधिक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने भी, ठीक है, गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में, ठीक है, संबोधन किया। भारतीय राष्ट्रवाद का पूरी तरीके से प्रतीक मानते थे कि अगर लोगों में, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रवाद, ये इस चीज़ को समझना एक बहुत बड़ा टर्म होता है राष्ट्रवाद, क्योंकि लोगों में एक जन चेतना का जो संचार, उनको समझाना होगा, उनको, ठीक है, मतलब शोषण से अवगत कराना होगा, तभी तो भारतीयों को लगेगा कि भाई हमारा शोषण हो रहा है। उनको समझना होगा कि सारे लोग, हम लोग एक हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, वी द पीपल ऑफ, ठीक है, इंडिया। ये सारी चीज़ों को जब तक वे लोग समझते नहीं, फिर आपस में एकजुट नहीं हो पाते। गांधी इस चीज़ का, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि यूज किया, राष्ट्रवादी गतिविधियों को पूरी तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया। और इसीलिए कह रहा है कि उन्हें हमारे राष्ट्रपिता, ठीक है, मतलब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संबोधन भी किया जाता था। तो यहाँ पे कोई देखिए अंतिम नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक, एक फ्रेमिंग होता है हमारे द्वारा भी, ठीक है, एक फ्रेमिंग कराया जाता है आप लोगों को। इससे आप बेटर एंड बेटर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बॉडी लाइन की। तो उनकी विचारधाराओं में समानता, चूँकि दोनों दिखाना है, समानता और असमानता को लेकर। तो समानता को लेकर तो बिल्कुल सिंपल है, खासकर यहाँ पे देखिए दोनों व्यक्तियों ने स्वतंत्र भारत में समाजवाद को आगे बढ़ने का पूरी तरीके से मार्ग माना। अब यही है सोशलिज्म को लेकर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आएगा, चूँकि जब डीपली स्टडी करेंगे इन दोनों के बारे में तो पता चलेगा कि देखिए गांधीवादी जो प्रक्रिया थी पूरी तरीके से सोशलिज्म में ही टिकी थी। सुभाष चंद्र बोस का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सोशलिज्म में काफ़ी अच्छा खासा ट्रस्ट था यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो यूरोपीय देशों की तरफ, जापान की तरफ अगर, ठीक है, जा रहे हैं तो धीरे धीरे देखेंगे उनके विचारों में आगे चल के सोशलिज्म से धीरे धीरे, ठीक है, कैपिटलिज्म की तरफ भी एक तरीके से झुकाव यहाँ पे देखा जा सकता है। तो लेकिन खैर यहाँ पे आपको समझाना है कि समाजवाद को आगे बढ़ने का मार्ग बना, अर्थात भारत को आगे बढ़ाने का मार्ग बना। वे दोनों धार्मिक व्यक्ति थे और साम्यवाद को यहाँ पे नापसंद करते थे। ऑलरेडी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट जो कंट्री थी उस समय, सोवियत रूस की बात कर ले, चीन की बात कर ले, और भारत में भी यहाँ पे एम एन रॉय के नेतृत्व में तो यहाँ पे स्थापना कर ली गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये साम्यवादी, ठीक है, विचारधारा के लोग, खासकर भारत छोड़ो आंदोलन में उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और भी कई सारी पार्टियाँ जिसने, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ देखिए काम किया और महिलाओं की यहाँ पे मुक्ति की बात की, दोनों ने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिमिलरिटी बहुत ही कम है और ये पूरी तरीके से भारत के आंतरिक गतिविधियों के लेके है, माने भारत कहीं टूट ना जाए, बिखर ना जाए, भारत गुलाम ही नहीं रहे, तो यूनिफिकेशन को लेके ये सारी समानता यहाँ पे मौजूद है। अब चलिए बात करते हैं उनके वेपन की, उनके हथियारों की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे अलग होगा। तो उनकी विचारधाराओं में आप मतभेद यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 अहिंसा बनाम उग्रवादी दृष्टिकोण,
गांधी का तो आप जानते ही हैं, पूरी तरीके से अहिंसा पे सबसे अधिक जिसने बल दिया वो गांधी ही थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गांधी अहिंसा और सत्याग्रह में दृढ़ विश्वास रखते थे, जबकि बोस गांधी की अहिंसा पर आधारित रणनीति की रणनीति को भारत की स्वतंत्रता हेतु तो अपर्याप्त मानते थे। उनका देखिए बोस का यही था ना कि भाई ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना, इन बहरों को, इन बहरे गूंगों को जब तक बम की भाषा ना समझाया जाए। ऑलरेडी भगत सिंह ने एक बार समझा ही दिया था, सुना ही दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को भी यही यहाँ पे लगता था कि भाई इनको मार पीट के भगाया जा सकता है, हिंसक गतिविधियों से भगाया जा सकता है, तभी इंस्टेंट जा सकते हैं, अदरवाइज इतनी आसानी से ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। बोस का मानना था कि केवल हिंसक प्रतिरोध ही भारत से विदेशी साम्राज्यवाद शासन को यहाँ पे खदेड़ सकता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं अहिंसा को लेके जो भी चीज़ है ना, यहाँ पे बोस तो बस दौड़े आ जाएंगे यहाँ पे। बस गांधी को आप केंद्र बिंदु में ध्यान रखें, ठीक है, गांधी की विचारधाराओं को लिखते चलेंगे तो ऑटोमेटिक बोस की जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सेपरेट होते जाएंगी, आपका आंसर आसानी से पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे साधन और साध्य को लेके। यहाँ पे साधन और साध्य को लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक होता है साधन, ठीक है, और दूसरा होता है साध्य, ठीक है। अब सिंपल भाषा में इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपका साध्य है यहाँ पे कि किसी तरीके से, ठीक है, सिविल सर्विस की यहाँ पे, ठीक है, कोई न कोई यहाँ पे या IAS बन जाए, SDM बन जाए, SP DSP बन जाए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका साध्य। अर्थात साध्य का मतलब यहाँ पे हो गया लक्ष्य, ठीक है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप जिन सारी गतिविधियों से गुजरते हैं वो होता है आपका साधन। तो समझिए आपका साधन क्या है, लेबर, मेहनत करना, यहाँ पे मेहनत करना। अब यहाँ पे गांधी को समझने का प्रयास कीजिए कि गांधी मानते थे कि देखो साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है आपको कोई होता है ना, आज के समय में घूसखोरी का ज़माना है, जिससे BPSC वगैरह अभी बहुत चर्चा में रहा है कि पैसे दे के कोई जाकर डायरेक्ट यहाँ पे SDM बन गया, ठीक है, और DSP बन गया। तो ये तो ख़त्म हो गया ना, उसने इस साधन की प्रक्रिया से गुजरा नहीं, जितना उसको मेहनत किया था, मैंने करना था उसको, उसने वो तो मेहनत किया ही नहीं, डायरेक्ट गया, पैसे दे के डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे हो गई और वो जाके बन गया। तो गांधी जी बोलते थे ये गलत है, इस तरीके से किसी भी अपने गोल को, लक्ष्य को अचीव करना ये हमेशा से ही गलत होगा। आशा करता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे। अब यही थे देखिए बोस, ठीक है, आपको याद है बोस की नज़र देखिए ध्रुवीय राष्ट्र थी। ध्रुवीय राष्ट्र में खासकर यहाँ पे जर्मनी की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली शामिल था, जापान शामिल था, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध का जो बिगुल जो फूका हुआ था, बिल्कुल वो ठीक है हिंसक गतिविधियों से लैस हिटलर ने फूका हुआ था। तो यही था कि भाई हिटलर तो हिंसक गतिविधियों से बिल्कुल यहाँ पे परिचालित हो रहा था, तो गांधी तो ऑलरेडी हिंसा के पूरी तरीके से खिलाफ थे, हिटलर तो पूरा हिंसा पे उतारू था। अब यही समस्या है, देखिए बोस चले गए भाई कहाँ पे, तो ये चले गए ध्रुवीय राष्ट्रों के पास। इसमें नाजीवाद, ठीक है, फांसीवाद, यहाँ पे चाहे यहाँ पे शाही जापानी जो सेना थे बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप तक यहाँ पे आ चुकी थी। इनका मानना था कि भाई किसी तरीके से इनकी मदद मिल जाए, अर्थात इथिकल मुद्दा इनके अंतर्गत कोई नहीं था। इनको बस था कि कैसे भी हो, बम से, गोला से, बारूद से, मारपीट से, हिंसक गतिविधियों से बस भारत छोड़ के यहाँ पे अंग्रेज चला जाए। अब यही है देखिए गांधी का जो यहाँ पे है कि गांधी कहते थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर साधन का उपयोग हो रहे थे यहाँ पे ध्यान रखें, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेक्रेट होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, चाहे वह अंत कितना ही वांछनीय यहाँ पे क्यों ना हो। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, चाहे कितना वांछनीय, मैंने सिंपल भाषा में यहाँ पे साधन और साध्य की गांधी पवित्रता पे बल देते थे कि अगर उस तरह आज़ादी मिल जाए तो क्या मतलब। सोचिए यहाँ पे जापानी जो शाही सैनिक है बिल्कुल यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप तक आ चुकी थी। अब जापानियों का दुश्मन उसमें ब्रिटेन था, ब्रिटेन वाले सैनिक जो भी थे यहाँ पे उनके ऑफिसर वगैरह यहाँ पे भारत में रहते थे। अगर जापानी अटैक कर देते भारत में, सोचिए उस समय क्या हाल होता, क्या गोला बारूद चीन के लगेगा कि ये भारतीय है, ये ब्रिटिशर है। तो गांधी जी इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर गलती से भी जापान ने अगर ब्रिटिशों पर अटैक कर दिया तो भारत पे अटैक कर दिया, उसमें कितने निर्दोष भारतीय लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। इसीलिए साधन और साध्य को लेकर यहाँ पे बिल्कुल ही आपको ठीक है अंतर यहाँ पे दिखाई देगा बोस वर्सेस गांधी की विचारधाराओं पे।
तीसरा है यहाँ पे सरकार के रूप में। सरकार को लेके देखिए यहाँ पे भी अलग अलग मत है। जैसे कि प्रारंभिक लेखन में बोस ने यह राय व्यक्त किया हुआ था कि लोकतंत्र भारत के लिए ठीक है स्वीकार्य राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वह इस विचार की ओर झुक गए हैं कि कम से कम शुरुआत में राष्ट्र के पुनर्निर्माण, गरीबी हो गया, सामाजिक असमानता के उन्मूलन की प्रक्रिया के लिए एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर्याप्त नहीं होगी। क्योंकि वो देखे हुए थे, जर्मनी का इतिहास देखिए, जर्मनी में लोकतंत्र ठीक है, खासकर वाइमर गणतंत्र जो आया हुआ था, गणतंत्र मतलब समझ रहे ना, सॉरी फ्रांस की हम लोग बात करें ठीक है, फ्रांस में भी बहुत कितने बार यहाँ पे फेल हुआ था। जर्मनी में भी देखे तो जिसमें वाइमर गणतंत्र की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस समय भी लोकतंत्र बहुत शानदार तरीके से कार्य नहीं कर रहा था। फाइनली वो भी तानाशाह के हाथों में आ गया। जापान को देखेंगे तो मेजी एरा में ही जापान का जो आधुनिकीकरण तो किया गया, लेकिन पूरी तरीके से वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं आई। लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस देखते थे कि देखो फ्रांस हो गया ठीक है, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, वहाँ बहुत अधिक लोकतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी सारा चीज़ लोगों को व्यवस्थित रूप से मिल रहा है। तो भारत में भी तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसीलिए ठीक है, गांधी देखिए, बार बार गांधी का नाम आ रहा है ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है पूरी तरीके से यहाँ पे विकेंद्रीकृत की जगह केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ यहाँ पे झुके हुए थे ठीक है। वहीं यहाँ पे गांधी के देखिए आदर्श जो राज्य है, सरकार को एक प्रतिनिधि, सरकार एक संविधान, एक सेना, एक पुलिस बल की आवश्यकता नहीं थी। गांधी केंद्रीकरण के पूरी तरीके से विरोधी थे यहाँ पे ठीक है। एक आइडियल स्टेट मतलब जिसको राम राज्य यहाँ पे बोला जाता है, कोई पुलिस नहीं हो, मैंने ये रियल रूप में अगर देखेंगे ना तो इनकी जो विचारधारा है यहाँ पे मार्क्स से विचारधारा सबको मिलती हुई नजर आएगी। मार्क्स तो यही बोलता है ना, समाजवाद के जरिए ही यहाँ पे साम्यवाद आएगा। साम्यवाद का मतलब क्या है कि सारे लोग यहाँ पे बराबर हो जाएंगे, कोई यहाँ पे स्टेट नहीं रहेगा, कोई पुलिस नहीं रहेगी, सब लोग जब समान ही रहेंगे तो कोई किसी को डैमेज करने वाला यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए उसको ठीक है एक बिल्कुल मैंने कह रहे हैं ना स्वप्नशील समाज जिसको बोला जाता है। मार्क्स ने जिस स्वप्नशील समाज की कल्पना की थी, गांधी की विचारधाराओं में वही तो स्वप्नशील जो समाज है जिसको राम राज्य बोला जाता है। सोचिए क्या ऐसा हो सकता है ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी है यहाँ पे, जैसे सैन्यवाद को लेके। तो इसमें भी अब आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि बोस सैन्य अनुशासन के प्रति बहुत आकर्षित थे, जबकि गांधी जी कुल मिलाकर सेना के खिलाफ थे। उनका राम राज्य सत्य और अहिंसा तथा आत्मनियमन की अवधारणा पर पूरी तरीके से आधारित था। जो हिंसक गतिविधियों से लैस ही नहीं है, उसको सेना की किस चीज़ की ज़रूरत। देखिए अभी सैन्यवाद को गांधी ने पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया, राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था पर यहाँ पे विचार को लेके देखिए, यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि गांधी के देखिए स्वराज की अवधारणा आर्थिक दृष्टि का अपना ब्रांड था। ये हमेशा ही देखिए यहाँ पे स्वदेशी मैंने स्वदेशी को अपनाओ, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी को अपनाओ। अपने द्वारा अपने द्वारा जो लोग हैं यहाँ पे जो भी सामान का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका जब तक एक बहुसंख्यक जनता के द्वारा, बहुसंख्यक भारतीय के द्वारा जब तक यूज नहीं किया जाएगा, तब तक तो स्वदेशी यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा ठीक है। वह राज्य के नियंत्रण के बिना एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे, जबकि बोस भारत के लिए बड़े औद्योगिकरण के पक्ष में थे। अब यही था ना कि बोस देखिए ऑलरेडी देखिए उस समय सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम था ठीक है, ICS जिसको उसको ठीक है बोला जाता था, वो सब क्वालिफाई करके आए हुए थे। तो देखिए थोड़ा सा तो अंतर नज़र आएगा ही आएगा ठीक है, कि ये बाहर थे तो थोड़ा इंडस्ट्रियलाइज थे। जापान को देखा, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय जैसे देशों को देखा बहुत सारे, तो उनको लगता था कि करना चाहिए। गांधी भी औद्योगिकरण के ऐसा नहीं था बहुत अधिक खिलाफ थे, लेकिन उनका था कि भाई देखो ये औद्योगिकरण अभी हमारे इंडिया में तो नहीं हुआ है ना। ब्रिटेन वालों ने ठीक है औपनिवेशिक हितों से जो भी अपना नीतियाँ बनाया, भारत के उद्योगों को पूरी तरीके से ठीक है डैमेज किया, औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया से गुजारा। सारा औद्योगिकरण तो ब्रिटेन में यहाँ पे हो रहा था, भारत तो बस उसका यूज कर रहा था। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ ही भारत में यहाँ पे खुल पाई। तो आपको यहाँ पे समझना है यहाँ पे कि गांधी पूरी तरीके से खिलाफ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे स्वदेशी को लेके, अगर स्वदेशी में सोचिए ये जो जिस हम स्वदेशी की अगर बात कर रहे हैं और यहाँ पे अगर औद्योगिकरण आ जाए तो क्या गांधी को दिक्कत होता? कभी दिक्कत नहीं होता। उनको तो था कि भाई लोगों को रोजगार मिले। उसी तरीके से यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी है कि गांधी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे, क्योंकि जानते थे ना गांधी कि देखो अंग्रेजों का भाई मन तो यही है कि रंग रूप में पूरी तरीके से एक भारतीय हो, लेकिन आचार विचार में पूरी तरीके से एक अंग्रेज ही हो, ताकि भाई उनकी वस्तुओं का पूरी तरीके से उपभोग कर सके।
ब्रिटेन से जो वस्तुएं भारी था मतलब आ रही है, एक वैसा मध्य वर्ग तैयार हो जाए जो बिल्कुल ही उनके साथ पैरेलल होके चले यहाँ पे। और रियल मानिए, ठीक है, ये जो उस समय थे ना, जो उस समय अंग्रेज़ों के साथ थे, देखेंगे तो आज़ादी के बाद से उनके पास तो अंग्रेज़ तो चले गए, अथाह संपत्तियाँ उन्हीं के पास यहाँ पे रह गई। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या था। तो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के इस्तेमाल के भी ये पूरी तरीके से खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बोस को लीजिए, बोस तो भाई उच्च शिक्षा के पसदर थे, उस समय इंग्लिश में देखिए क्वालिफाई करके आए थे, मजाक नहीं था। खासकर तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में, क्योंकि वे औद्योगिक भारत यहाँ पे चाहते थे। कुल मिला के यही सारा यहाँ पे अंतर आपको दिखाई, ठीक है, दे रहा है। इतना पर्याप्त है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप यूपीएससी की, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल हो गया या फिर हिस्ट्री का जो जनरल स्टडीज़ भी पेपर 1 हो गया, वहाँ पे जब लिखेंगे ना तो शब्द सीमाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इतना शब्द सीमा यूपीएससी के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त है। यहाँ तक कि यहाँ से भी आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं या फिर अदर स्टेट पीसीएस कोई भी यहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे शब्द सीमा अधिक मतलब अधिक है, जैसे बीपीएससी में एक देखिए सब पागल सब, ठीक है, 40 नंबर का पूछता है सब, एक क्वेश्चन का उत्तर 40 नंबर। अब सोचिए अब उसमें अगर 200-250 शब्दों में अगर उत्तर दे के आएंगे तो कितना भी आप एनालिसिस करके लिख लेंगे उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा पन्ना भरना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमेंशन यही रहेगा, ठीक है, डायमेंशन को बहुत अधिक खींचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे कहानी है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उसको आप एनालिसिस करके थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट है, निष्कर्ष पार्ट है, ये आपका पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बस एक फ्रेमिंग के तौर पे देख लीजिए कि गांधी और बोस अपनी अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान रखते थे। हालांकि दोनों ने स्वतंत्रता के लिए देखिए राष्ट्रीय संघर्ष में एक दूसरे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सिंपल यहाँ पे निष्कर्ष है, इसको आप और भी मॉडिफिकेशन के द्वारा और इसको अच्छा कर सकते हैं। बेटर एंड बेटर प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है हमारा, ठीक है, इसका भी आंसर राइटिंग करना है कि BR अम्बेडकर द्वारा निभाई गई भूमिका ने राष्ट्र निर्माण में मदद की है और वर्तमान भारतीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव जारी है। चर्चा कीजिए, ठीक है, प्रयास कीजिए, खुद से लिखे, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो बहुत सारा वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो खुद से जितना सेल्फ होकर लिखेंगे ना, ठीक है, उतना आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पे बेटर होगा। वो काम हमारा है कि यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के या फिर खुद एनालिसिस करके आपको देना, लेकिन आपका काम बस अब ये है कि जितना हो सके सेल्फ लिखने का प्रयास करें, तभी जाके आप, ठीक है, अच्छे से आंसर राइटिंग आप कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें, लाइक कमेंट शेयर जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।